हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है TWF के पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आयुष राय, TWF का को फाउंडर, और आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि हम लोगों ने टॉक विद फील में कुछ नया इनिशिएटिव लेकर कुछ नया स्टार्ट करा है, लाइक पॉडकास्ट। होता क्या है कि पॉडकास्ट हमने क्यों स्टार्ट करा है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी कोई भी ओपन माइक जब हम परफॉर्म करने जाते हैं किसी के यहाँ, तो 5 से 6 मिनट में कोई भी परफॉर्मर अपनी जो पूरी होल जर्नी के बारे में, पूरे इमोशन से जो वो पेपर पे लिखता है, वो बता नहीं पाता 5 से 6 मिनट के अंदर। और हमारे पास भी इतना वक्त नहीं होता क्योंकि बहुत सारे परफॉर्मर्स होते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज़ स्टार्ट करी है जिससे हम पॉडकास्ट का नाम दे रहे हैं। उसमें होगा क्या कि आप लोग आकर यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हो, अपना पॉडकास्ट बता सकते हो, अपने बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हो जो आप लोगों का एक एक्सपीरियंस रहा हो, जो आप लोगों की नज़र में ये चीज़ आपके लिए कैसी है। तो आप अपनी चीज़ें पूरी तरह से बताकर दूसरों की हेल्प कर सकते हो, ताकि उन लोगों को आपकी चीज़ों से सीख कर अपने लिए हेल्प हो गए, अपने लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो सबसे बेहतर यह है कि ओपन माइक में शायद ही कोई ऐसा ओपन माइक में है जो अभी टॉक विद फील के अलावा जो पॉडकास्ट कर रहा है, और अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन हम लोग जिस तरीके से इसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ जितने भी परफॉर्मर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करना है और एंड तक सुनना है, क्योंकि बहुत अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है। ज़्यादा समय मैं ना लेकर किसी का भी, मैं आपके सामने आफरीन खान जी को, मैं गेस्ट जो हमारे आज के हैं, मैं उनको बहुत ही शुक्रिया कहूँगा आज हमारे शो में आने के लिए। मैं वेलकम हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कौन हैं और आप क्या करती हैं, कैसे लिखती हैं, क्या है मैम, अपने बारे में कुछ आप बताइए। आफरीन खान मेरा पेन नेम है ऑफ कोर्स, और लिखती मैं हूँ तब से जब मैं शायद 8th स्टैंडर्ड में थी, लेकिन कभी उसको पब्लिकली नहीं किया, पब्लिकली या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने उसको पोस्ट करने का या ऐसा कुछ, अपने शौक़ के लिए लिखती थी। लेकिन कुछ एक साल से लाइक कोरोना में बहुत सारे लोग बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो गए थे, तो मैं भी लिखने में और इन सब चीज़ में, अपने अशार लिखने में थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई। थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से, थोड़ा सा अकेलेपन की वजह से, कोई दिखता नहीं था तो लिखना बेहतर था, और फिर इंस्टाग्राम पे लिखना शुरू किया। फिर TWF के बारे में मुझे किसी अच्छे दोस्त ने, उन्होंने रेफ़र किया कि आप जाओ वहाँ पर, अगर आपको और इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है या अपनी नज़्मों अशारों को लोगों तक पहुँचाना है, तो इस तरह से मैं TW तक आप तक पहुँची। तो मैम, मैं आपसे सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि जैसे आप शायरी या फिर आप स्टोरी टेलिंग या फिर आप कुछ नज़्म लिखती हैं, तो आप पहले तो मैं आपको कुछ कहूँगा सुनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछूँगा कि यही क्यों, आपने यही क्यों चुना? मैंने चुना नहीं, मेरा प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ, बाय प्रोफेशन मैं एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ। ये शौकिया तौर पर लिखती हूँ मैं, लेकिन कहते हैं ना कि पैशन को अगर प्रोफेशन बना दो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। तो वो कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं इसमें कुछ लिखना शुरू करूँ और लोग इसको सुनने उस तरीके से आएँ कि आफरीन खान एज आ प्रोफेशनल शायर या अशार लिखने वाली कोई आई है, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। अदरवाइज़ ये शौकिया तौर पर शुरू किया मैंने। और मैम, कब से लिख रहे हो आप? उम्र बता दूँगी तो गड़बड़ होगी ये, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में थी मैं, तब से लिख रही हूँ। अच्छा, तो इतना एक्सपीरियंस आपको मतलब चीज़ों को, तो आई एम डैम श्योर कि मैं सबसे पहले तो मतलब किसी और क्वेश्चंस को पूछे बिना मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि मैम आप कुछ सुनाएं सबसे पहले, ताकि इन लोगों को पता चले कि इतनी एक्सपीरियंस जितना आपने मतलब लिखा है, तो इन लोगों को पता चले कि आप कितनी टैलेंटेड हैं। तो एक बार आप अपना कोई भी नज़्म या कुछ ऐसा आप सुनाएं। मैं अपना ही ज़रूर अपना ही सुनाती हूँ। हालांकि मैं चाह रही थी कि मैं किसी अच्छे शायर का सुनाऊँ, क्योंकि जब तक अच्छे शायरों को सुनेंगे नहीं, आप अच्छा खुद भी कुछ लिख नहीं सकते। तो कनेक्शन में हमारे पास में बहुत सारे लोग होते हैं, फ़ोन नंबर होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, 500, 5000, 5 लाख फॉलोअर्स भी होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपसे कनेक्शन रखते हैं, जो आपसे हालचाल पूछते हैं, जो आपसे हमदर्दी रखते हैं। तो उस कनेक्शन को एक लफ्ज़ है राब्ता, कि कितने लोग आपसे राब्ता रखते हैं, डज़न्ट मैटर कि आपको कितने लोग फॉलो करते हैं। तो उसी पर कुछ मेरे अपने अशार हैं कि नाम पता सब रखते हैं, नाम पता सब रखते हैं, मगर राब्ता कोई भी नहीं। राब्ता इज़ कनेक्शन। कैसे हो आयुष?
फ़ोन नंबर आपका सबके पास होगा, लेकिन नाम पता सब रखते हैं मगर राब्ता कोई भी नहीं, और बात सब हंस कर करते हैं मगर हंसता कोई भी नहीं, और चले जा रहे हैं धकेल कर एक दूसरे के कंधों पर। कंपटीशन इतना ज़्यादा है अपने आप में, फैमिली में, दोस्तों में, हर किसी में, कि चले जा रहे हैं धकेल कर एक दूसरे के कंधों को। कौन गिरा कौन संभला, रुक कर यहाँ देखता कोई भी नहीं। तो ये 2 अशार हैं, हालांकि ये काफ़ी लंबी अशार हैं, मगर कनेक्शन पर, राब्ता पर कुछ अशार मैंने लिखे थे। तो शुरुआत के लिए आई थिंक काफ़ी है कि हाथ उठाकर दुआ सब करते हैं मेरी जान, हाथ उठाकर दुआ सब करते हैं मेरी जान, खैरियत के लिए ज़ुबान से भला सब कहते हैं, ज़ुबान से भला सब कहते हैं मगर भला चाहता कोई भी नहीं। नाम पता सब रखते हैं मगर राब्ता कोई भी नहीं। जी थैंक यू आज के लिए, ये शुरुआत के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। तो मैम, जैसा कि आपने अपने बारे में बताया कि आप 8th स्टैंडर्ड से लिख रहे हो, तो मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूंगा मैम कि आपने ये जैसे बताया आपने चुना नहीं, आपने अब करते करते एज अ प्रोफेशन नहीं चुना, प्रोफेशनल आपको ये चीज़ें आई। तो मैम कितना डीपली सोचते हो मैम इस चीज़ को करने के लिए, मैम कितना टाइम देते हो मैम इस चीज़ करने के लिए? मैं चलते फिरते, खाना बनाते या फिर राइडिंग करते, ड्राइविंग करते वक्त कोई भी अशार मेरे ख़्याल में आ जाता है तो मैं वो चंद लाइनें मोबाइल पे लिख लेती हूँ। घर जाकर फिर फुर्सत में उसको पूरे कलाम में या फिर उसके 4-5 शेर जो बाकी के कंप्लीट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फुल्ली टाइम बैठकर उसको करती हूँ, क्योंकि आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, पढ़ लिख कर आप एक किसी भी तरह का कोर्स करके कुछ भी बन सकते हैं, शायर नहीं बन सकते। करेक्ट मैम, सही बात कह रहे हैं आप। और मैम सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आप देखते भी होंगे अपने आसपास में, अपने लोगों में, आजकल लोगों को लिखने का बहुत शौक है मैम, शायर का, स्टोरी टेलिंग का या किसी भी चीज़ का। तो आपके पर्सपेक्टिव से मैम वो क्या चीज़ें हैं जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, इतना लिख रहे हैं लोग, इतना सोच रहे हैं, चीज़ों को शायर बन रहे हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव से मैम ऐसा क्या है जो लोगों को इस चीज़ की ओर अट्रैक्ट कर रहा है? लोग अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन और कनेक्टिविटी, जितना ज़्यादा हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते गए, हम अपनों से और दोस्तों से दूर होते गए। सही बात है। ठीक है, उनको शेयर करने के लिए अब आप रोगे, 3 दिन रोगे, चौथे दिन आपका दोस्त बोलेगा यार जब देखो रोता रहता है तो तेरे पास तो बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, मूड ही ख़राब होता है। तो लोग अपने आप को कागज़ों पर उतार रहे हैं। किसी का दर्द है, किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी की पेरेंट्स है, तो किसी की फाइनेंशियल कंडीशन है, या किसी को कुछ हर्ट हुआ है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हर कोई शायर नहीं है, हर कोई बेहतर नहीं है, लेकिन वो अपने आप से बात कर रहे हैं, वो कागज़ों पर लिख रहे हैं जो बात करने के लिए उनके पास दोस्त नहीं है या कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उसको शायरी का नाम दिया जा रहा है। मगर हर कोई शायर, मैं फिर कहूँगी कि नहीं होता। शायरी क्या है मैम आपके लिए, आपकी पर्सपेक्टिव से शायरी क्या होती है? अपने जहन के अल्फाजों को या दिल की बातों को कागज़ों पर बड़ी खूबसूरती से उतारना, उसको सजा कर, यानी कि चांद कोई तोड़ कर तो नहीं ला सकता, लेकिन तारीफ़ इस तरह से कर देना कि चांद आपके पहलू में लगे। क्या बोला है मैम आपने, बहुत बढ़िया मैम। मैं आपसे मैम एक और चीज़ पूछता, लेकिन मैं उससे पहले आपसे पूछना मैं ये चाहूँगा मैम कि आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है मैम, वो किस चीज़ के लिए, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है एक शायर के लिए भी और एक पर्सनल लाइफ में भी मैम, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है कितना इंपॉर्टेंट है मैम? सेल्फ रिस्पेक्ट सबके लिए, एक छोटी उम्र के बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक के सबसे पहला नियम, कायदा, कानून होना चाहिए। जब तक आप सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे, दुनिया आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मस्ट। एंड एक और चीज़ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा मैम, आपकी नज़रों में, आपके पर्सपेक्टिव में सिंगल पेरेंट एज अ मदर कितना मुश्किल होता है मैम, और मैं आपकी राय जानना चाहूँगा मैम, ऐसा क्या है मैम? क्योंकि माँ जो होती है मैम, वो उनसे हम बहुत प्यार करते हैं और शायद हम वर्ड्स में भी एक्सप्रेस ना कर पाएँ कि उनके लिए हम कितना सोचते हैं। और माँ जो हमारे बारे में सोचती है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो मैम पूरी दुनिया से हमें 9 महीने ज़्यादा जानती है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा मैम कि आपकी नज़रों में एक सिंगल पेरेंट होकर
एज फॉर मदर, तो आप क्या मतलब उसमें आपका क्या राय है मैम? मैं इसमें थोड़ा सा तफसील में बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं ख़ुद एक सिंगल मदर हूँ और सिंगल फादर होना भी उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल सिंगल मदर होना। लेकिन सिंगल मदर होना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल इसलिए है कि अगर सपोज़ मदर और फादर दोनों साथ में हैं तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की ज़िम्मेदारी उठाना होता है, और वहीं पर मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को पालने के साथ घर संभालना भी होता है। लेकिन जब वो सिंगल हो जाती है तो उसे वो बाहर की ज़िम्मेदारी, वो कमाने की ज़िम्मेदारी, वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पालने पोसने से लेकर उसे अच्छे संस्कार देने की हर चीज़ की ज़िम्मेदारी माँ के ऊपर आ जाती है। तो सिंगल मदर सिंगल फादर से थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। ये मैं सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ में बोल रही हूँ। कोर्स क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वुमेन्स के लिए आज आपको पता नहीं कितना मुश्किल हो जाता है आजकल। और आजकल का जो हमारा जो हम लोग केसेस सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनते हैं मैम, बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स वुमेन के लिए बहुत मुश्किल है। बट वही चीज़ है कि आपकी मैम जो माँ होती है मैम, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के लिए। आई नो फादर के लिए होता है, क्योंकि फादर से शायद बच्चा उतना कनेक्ट नहीं होता, बोल नहीं पाता, क्योंकि फादर ज़्यादातर भारी होते हैं, प्यार सबसे ज़्यादा बराबर होता है। बट मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मदर का क्या मैम कितना इंपॉर्टेंस रहता है मैम आपकी नज़रों में? माँ क्या है मैम? माँ आपकी पहली टीचर होती है, सबसे पहली टीचर ज़िंदगी में। जो माँ या बाबा बोलना भी पहले वही सिखाती है। माँ बाबा ये बोलना, ये तो आपकी तोतली ज़ुबान को समझने वाली भी सबसे पहली माँ होती है। तो सबसे पहली टीचर, गुरु आपकी माँ ही होती है ज़िंदगी में। वो कभी भी किसी भी रास्ते पर चलने आप जाओ, वो कभी भी आपको गलत राय नहीं देगी। और वो भले ही कितने भी ज़माने पुराने क्यों ना हो, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको क्या पता, आप किसी और ज़माने के हो, आजकल के ज़माने के बारे में आपको क्या मालूम। नहीं, आपके अच्छाई और बुराई किस में है ये हर माँ को, हर बाप को पता होता है। तो उन्हें अपने औलाद के लिए एक इंट्यूशन हर माँ में होती है, हर बाप में भी होती है। अब मैं माँ की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सिंगल मदर रह चुकी हूँ, तो मैं ही सोचती हूँ, मैं ही बाप, मैं ही माँ, मैंने ही सब कुछ अकेले। हाँ, फैमिली का सपोर्ट रहा है, लेकिन फैमिली वो कमी पूरी नहीं कर सकती जो एक बाप कमी पूरी कर सकता है। तो आज माशाल्लाह मैंने अपने बच्चे को पाल पोस के पढ़ा लिखा कर बड़ा कर किया है। उसको बाप की कमी भले ही महसूस नहीं होती हो, क्योंकि वो मुझे ही माँ समझता है और मुझे ही बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे ही अपना फादर समझता है। और लेकिन हर औरत कहीं ना कहीं अंदर औरत होती है, अंदर वीक होती है, अंदर कमज़ोर होती है, ऊपर से वो दुनिया को कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखाए। और इसी पर मैंने अपनी एक थोड़े से अशार भी लिखे हैं कि एक हामिला, एक प्रेग्नेंट औरत जो एक 19 साल की एक छोटी सी उम्र में माँ बनने वाली है, जब उसके साथ में उसका शौहर नहीं होता, और किस तरह से वो किस मुश्किलों से उसने उस बच्चे को दुनिया में जन्म दिया, अकेले ही और अकेले ही पाल पोस कर उसको बड़ा किया। और एक ख़त वो लिखती है, जिस ख़त में वो कुछ ज़रूरतों का बयान करती है कि ये ज़रूरतें हैं मेरी, तुम ये ज़रूरतें ला सकते हो क्या। वो एक सिंगल पेरेंट, एक सिंगल मदर की फीलिंग मैंने एक हामिला, मेरे कुछ अशार हैं, आप अगर इजाज़त देंगे तो मैं वो आपको ज़रूर पढ़ के बताऊंगी। बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना, प्लीज़। तो मैं ज़रूर वो पढ़ूंगी। एक हामिला, कि 19 साल की एक हामिला एक प्रेग्नेंट लड़की की एक ख़त मिला। आज करीब 25-26 साल बाद 19 साल की वो हामिला जो अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को बुलाती है, कुछ ज़रूरी चीज़ों के साथ, बेसिक चीज़ों के साथ, वो शौहर जो उसके साथ नहीं है। इस ख़त के ज़रिए वो कहना चाहती है, और ये ख़त पढ़ने की मुझे आज 25 साल बाद यूँ समझो कि ख़ुद को मुझे इजाज़त मिली कि मैं पढ़ सकती हूँ। आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि आज मैं वो ख़त पढ़ सकती हूँ जो 19 साल पहले ज़रूरतों के साथ में मैंने ये एक चिट्ठी लिखी थी कि लेते आना कुछ साजो सामान, लेते आना कुछ साजो सामान, एक फ़हरिस्त भेज रही हूँ। लेते आना कुछ साजो सामान, एक फ़हरिस्त भेज रही हूँ,
तमाम उम्र के तजुर्बों की एक किश्त भेज रही हूँ और अपने जिस्म में पाले एक और जान एक हामिला, अपने जिस्म में पाले एक और जान एक हामिला यानी एक प्रेग्नेंट औरत की भूख का एहसास लेते आना। जब शौहर ही पास नहीं होता तो ज़रूरी नहीं कि उसको उसकी फैमिली वाले या रिश्तेदार या ख़ानदान या परिवार या कोई भी वो उतनी पैम्परिंग या उतनी केयर कर सके। तो कहती है कि अपने जिस्म में पाले एक और जान एक हामिला की भूख का एहसास लेते आना। गले को तर कर देने वाली वो शरबत नहीं मिली, वो प्यास लेते आना। और तुम अपनी ज़ात मत देखना, तुम अपनी ज़ात मत देखना, किसी मंदिर गुरुद्वारे से थोड़ा सा प्रसाद लेते आना कुछ साजो सामान, एक फहरिस्त भेज रही हूँ। तमाम उम्र के तजुर्बों की एक किश्त भेज रही हूँ। और वो जब कहता है कि तुम संभाल लोगी अकेले ही, तुम बहुत बड़ी, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तब वो कहती है कि अकेलेपन से अकेले ही उभरने का विश्वास लेते आना। कि अकेलेपन से अकेले ही कैसे उभरा जाता है? अकेलेपन से अकेले ही उभरने का एहसास लेते आना। घर से कभी खाली जेब निकलना और बाज़ार से खाली हाथ चले आना। कुछ दर्द भरी सिसकियों को दबा रखा है मैंने कहीं, बहुत वज़नी हैं। बहुत सारी बातें जो दिल में दबा रखी हैं, कहीं वज़न है उनका बहुत ज़्यादा। कुछ दर्द भरी सिसकियों को दबा रखा है मैंने कहीं, बहुत वज़नी है। चीख कर इसे निकाल दूं, दिल हल्का करूं, अपने साथ एक बुलंद आवाज़ लेते आना। और परवरिश की तुम फ़िक्र मत करना कि परवरिश की ज़िम्मेदारी मुझ पर पड़ जाएगी, इस वजह से अगर तुम ना आओ तो परवरिश की फ़िक्र तुम ना करना, मैं कर लूँगी। बस अभी तुम्हारा होना ज़रूरी है, बस अभी तुम्हारा होना ज़रूरी है, क्योंकि माँ तो मैं पहले दिन से हूँ। माँ, जैसे कि आपने कहा कि हर इंसान को 9 महीने ज़्यादा जानती है दुनिया से, माँ तो मैं पहले दिन से हूँ। जब वो एक कतरे से एक जान बना, एक जिस्म बना, मेरा खून बना, तुम बस बाप होने का थोड़ा सा एहसास लेते आना, तुम बाप होने का थोड़ा सा एहसास लेते आना, वो जज्बात लेते आना। और जब इंतज़ार करते करते वो 9 महीने पूरे कर चुकी होती है कि हाँ अब 9 महीने हो चुके हैं, पाँवों में सूजन है, कमर में दर्द है, जो प्रेगनेंसी में एक आम औरत को कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, कि 9 महीने हो चुके, पाँवों में सूजन है, कमर में दर्द है। तुम अपने हाथों की गर्म ताब लेते आना। और दाइयों माइयों का कुछ खर्च होगा, अब उसके पास कुछ है नहीं। दाइयों माइयों का कुछ खर्च होगा, एक आखिरी ज़ेवर बचा है। वो अपने शौहर से कहती है कि एक आखिरी ज़ेवर बचा है, अलमारी से मेरी वो पाजेब लेते आना। और सुनो, लड़की हुई तो सारी ज़िम्मेदारी मेरी, लड़की हुई क्योंकि बाप बेटे में अपना बुढ़ापा ढूंढता है और ये सोचता है कि बड़ा हो के ये मेरी ज़िंदगी की कमाई है और मेरे ख्वाब सारे मेरा बेटा पूरा करेगा। लेकिन लड़कियां तो खैर अपने घर चली जाती हैं। तो लड़की हुई तो सारी ज़िम्मेदारी मेरी, लड़का हुआ तो अपने बुढ़ापे के सारे ख्वाब, सारे अरमान लेते आना। दिल घबराता है बहुत, इस हालत में, छोटी उम्र है ना, सिर्फ 19 साल की। दिल घबराता है बहुत इस हालत में, छोटी उम्र है ना, एक अच्छा शौहर ना सही, अपने साथ एक अच्छा बाप लेते आना कुछ साजो सामान, एक फहरिस्त भेज रही हूँ। तमाम उम्र के तजुर्बों की एक किश्त भेज रही हूँ। तो ये कुछ फीलिंग्स, कुछ एहसास है उस एक 19 ईयर्स ओल्ड, एक छोटी सी उम्र की हामिला की, सिंगल मदर, जिसने अकेले
जन्म भी दिया, पाला भी, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा भी किया और आज वो स्टैंड है अपने पैरों पे। मैं तो कंग्रेचुलेशन मैम, जितना शायद दर्द और जितना एक्सपीरियंस आपने रखा, क्योंकि जब मैं सुन रहा था मैम मेरे को गूज़बम्स ऐसे मतलब इतना वो हो गया, क्योंकि वो जोन में जब होता है ना इंसान, वो शायद आप जो सह लोगे ना मैम वो कोई नहीं सह सकता। क्योंकि होता क्या है मैम, जैसे आपने बताया कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, माँ जैसे आपने बताया, तो मैम मैंने सुना है, मैं साइंटिफिक स्टूडेंट हूँ, मैंने सुना है कि जब कोई एक पेन की जो एक लास्ट स्टेज होती है ना वो 9 डेसिमल की होती है मैम। लेकिन जो माँ होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो 12 डेसिमल तक का भी दर्द झेल जाती है, क्योंकि अगर 9 डेसिमल से साइंटिफिक प्रूवन है मैम, इससे ऊपर अगर कोई गया तो उसकी डेथ है मैम। उसके बाद भी वो इतना पेन, तो वो एक माँ ही है जो शायद इतना कर सकती है। मैं आपसे इसी क्वेश्चन में कुछ और पूछने से पहले मैं अपने दर्शकों को चाहूँगा आप बताएं फहरिस्त का मतलब क्या मैम, जो आपने बोला। फहरिस्त इज़ अ लिस्ट, कि मैं एक फहरिस्त भेज रही हूँ, एक लिस्ट भेज रही हूँ उन चीज़ों की जो इस वक्त मुझे ज़रूरत है, एक फीलिंग की, जज्बात की, एक भूख की, एक प्यास की, जो एक अमूमन दुनिया की कोई भी, यहाँ तक कि कोई जानवर भी प्रेग्नेंट होता है तो उसकी भूख प्यास थोड़ी सी बढ़ जाती है। हम तो इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, कोई मिट्टी खाती है, कोई नारियल खाती है, कोई मीठा खाती है, कोई तीखा खाती है, लेकिन हर प्रेग्नेंट औरत की अपनी अपनी एक ज़रूरतें होती हैं और उसके अलावा उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो हर कोई नहीं उठाता, एक शौहर ही उठा सकता है। तो वो फहरिस्त का मतलब है कि लेते आना कुछ साजो सामान, एक फहरिस्त भेज रही हूँ, यानी कि एक छोटी सी लिस्ट भेज रही हूँ। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगा, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी या फिर एक किसी भी मदर के साथ में होती हैं, या मैं कहूँगा सिंगल पेरेंट के साथ में, किसी के साथ भी होती, चाहे वो मदर हो या फादर हो, मैम उस टाइम पे क्या मेंटल स्टेटमेंट होती है, क्योंकि शायद हम लोग ये बोल के भी महसूस नहीं कर सकते वो मेंटल स्टेटमेंट जो उस टाइम पे होता है मैम, वो आपकी नज़रों में क्या होता है मैम? क्योंकि इसी से मैं रिलेटेड करूँगा आपको डिप्रेशन और एंजाइटी से मैम, क्योंकि उस टाइम पे होता क्या है कि आदमी बहुत परेशान हो जाता है, चाहे कोई लेडी हो या मेल हो या कोई भी हो, वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि चीज़ें हैंडल जब खुद करता है, क्योंकि आप बिज़नेस भी अब करते हैं तो साथ में सोचते हैं कोई आ जाए, और बीइंग अ पेरेंट आपको एक अकेले पूरा घर, बच्चे, सही चीज़ें देना, सही चीज़ें प्रोवाइड करना, आपकी नज़रों में आपने कैसे उस चीज़ को मैनेज करा, और आप डिप्रेशन एंजाइटी में क्यों नहीं आप उस चीज़ में, कैसे मैम आप उसको डिस्क्राइब करेंगी? जब एक सिंगल पेरेंट की बात आती है, चाहे वो अब मैं फादर, मैं एक मैन के प्रोस्पेक्टिव से नहीं बोल सकती, हाँ एक औरत के उससे बोल सकती हूँ नज़रिए से, क्योंकि मैंने खुद जो चीज़ लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि आप उस वक्त बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होते, बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आपके साथ में एक छोटी जान होती है, एक नन्ही जान होती है, आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, नहीं भी होते तो दुनिया को दिखाते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, डोंट टच मी एंड माई किड, ठीक है ना। शेरनी अपने बच्चे को छूने नहीं देती कभी किसी को, वो अंदर से भले ही भूखी हो, 6 महीने उसने कुछ खाया ना हो, लेकिन वो उस वक्त बहुत स्ट्रांग होती है। वीकनेस, कमज़ोरी, डिप्रेशन, एंजाइटी तब आती है जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है जिसके लिए वो पूरी उम्र गुजार देती है, फिर वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है, काम में हो जाता है या शादी हो जाती है, तब वो अकेली हो जाती है और वो डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन का एहसास उसे तब होता है जब वो बच्चा बड़ा हो चुका होता है। जब तक वो उसकी गोद में होता है वो माँ बहुत स्ट्रांग होती है। सही बात है। तो मैं इसी में आपको एक और चीज़ पूछूंगा, चलो ये तो डिप्रेशन, एंजाइटी हो गया मैम, बीइंग अ सिंगल पेरेंट, बट मैम आपका क्या सोचना है, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, छोटे से छोटे बच्चे को भी मैम डिप्रेशन हो जाता है, जो सोचता है वो, हम ओवर थिंक कर लेते हैं चीज़ों को, मैम क्या आपकी राय है उसमें, मतलब हम लोग कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं? वो तो मुझे दे दो अगर राय, तो मैं खुद पे उस चीज़ को सबसे पहले अप्लाई कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग में, लोगों के पास वक्त नहीं है डिटेल में समझने के लिए। मैं अभी आपको बताने बैठूं कि कल मेरे साथ में क्या हुआ, तो आप चाहोगे कि फटाफट शॉर्ट में बताऊं और मैं वो ख़त्म हो जाए। समझते नहीं, एक दूसरे को समझने का वक्त नहीं देते लोग, क्योंकि बहुत फास्ट, सब कुछ बहुत फास्ट चल रहा है। 24 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता नहीं, जिसमें फैमिली भी देखनी है, इनकम भी देखनी है, खुद को रेस्ट भी देना है, अपने शौक़ भी पूरे करने हैं, दुनियादारी भी निभानी है, तो एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे। पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डालते हैं, उनके पढ़ाई का, स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ना है, फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं,
तो उन पर भी प्रेशर है कहीं ना कहीं। उनको उतना शायद फ्रीडम मिली नहीं, हमारे ज़माने में नहीं होता था। स्कूल से आए, बस्ता साइड में फेंका और पूरे दिन खेलते थे, कूदते थे, कोई डिप्रेशन नहीं था। लेकिन अब के बच्चों पर बहुत ज़्यादा नंबर 1 आने का, अव्वल आने का, क्योंकि इतनी मोटी मोटी फीस पेरेंट्स भर रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को भी प्रेशर हो रहा है, उनको एंजाइटीज़ हो जाती है, लेकिन जज नहीं कर पाते, हम पहचान नहीं पाते। तो पहचानना बहुत ज़रूरी है, सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है कि एक डिप्रेस इंसान की, या फिर उसको वो किसी चीज़ से परेशान है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। वो खुलकर अपनी बात नहीं कह रहा है, या वो बहुत ज़्यादा खामोश है, या वो बहुत ज़्यादा बोले जा रहा है, आपकी सुन नहीं रहा है, या अननेसेसरी अकेला रहता है, या अकेले रहने की कोशिश कर रहा है। तो सिम्टम्स समझना बहुत ज़रूरी है, भले ही वो कोई छोटा बच्चा हो या आपका कोई दोस्त हो। एक डिप्रेस्ड इंसान को, या जो अकेलेपन से या एंजाइटी से गुजर रहा है, सबसे पहले उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है आपका यकीन, भरोसा, विश्वास कि आप उसके साथ हैं। यू कैन शेयर एनीथिंग विद हिम और हर। वो भरोसा जब जीत जाएगा तो वो आपसे खुलेगा तो वो सारी बातें, जो परेशान है जिन भी चीज़ों से, जो भी वजह हो सकती है, मे बी फाइनेंशियल, फैमिली, लव और एनीथिंग, वो आपसे खुल के बात करेगा। तो आप पहले यकीन जीतो उसका सबसे, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वक्त देना ज़रूरी है, जो किसी के पास नहीं है। आज की तारीख में किसी के पास किसी को देने के लिए वक्त नहीं है, तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी की बीमारी आगे जाके बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, देयर इज़ नो गारंटी, क्योंकि लोग और ज़्यादा बिजी होते जाएंगे, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर इसको रोकना है कहीं, इस पर कंट्रोल लाना है कहीं, तो रिश्तों को टाइम देना होगा, दोस्तों को टाइम देना होगा, फैमिली को टाइम देना होगा। कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिश्तों को ताक पर रख कर कमाना है, ये आपका अपना फैसला है। क्योंकि मैम आजकल लोग सुनना नहीं चाहते, सुनाना तो बहुत सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। एक चीज़ की मैम आपसे मैं और बात करूँगा कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन एनी रिलेशनशिप। आपके हिसाब से उसके लिए क्या एक इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए कि उस बॉन्ड को बहुत अच्छा बना सके? कोई भी रिलेशन हो, आपके हिसाब से क्या मेजर चीज़ रहनी चाहिए? क्वालिटी और प्रायोरिटी। क्वालिटी इसलिए कि 10 दोस्त बनाने से अच्छा है आप 2 बनाएं, क्वालिटी देखकर, क्वालिटी चुनें उनमें से। वो 10 आपको हो सकता है ना समझे, लेकिन वो 2 क्वालिटी आप जो चुनेंगे हो सकता है वो आपको अच्छी तरह से समझें। प्रायोरिटी इसलिए कि हर कोई बिज़ी है, लेकिन फिर आप अगर अपने रिश्तों को प्रायोरिटी नहीं देंगे, टाइम ही नहीं देंगे, मैं बिज़ी था, मैं बात नहीं कर पाई, या मेरे पास वक्त नहीं है, आप जब तक प्रायोरिटीज़ नहीं देंगे अपने रिश्तों को, मे इट बी योर फादर, योर मदर, योर डॉटर, योर सन, योर फ्रेंड, एनीवन, आप जब तक प्रायोरिटी नहीं देंगे रिश्तों में बॉन्डिंग होगी ही नहीं। प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। कोई एक ऐसी चीज़ मैं आपसे पूछूं कि जो आप पास्ट में जाके सही करना चाहो, कोई एक ऐसी चीज़? I'm happy with life. I'm happy with everything. No regrets. मैंने बहुत स्ट्रांगली lived lavishly और सारे एक्सपीरियंस किए। बहुत खुश हूँ कि मैंने ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंसेस किए हैं जो एक नॉर्मल खुशहाल घर की फीमेल बहू, औरत, बेटी ने शायद ही किए होंगे। मैं उन जगहों पर खड़े रहकर उन फील्ड्स में काम कर चुकी हूँ जहाँ पर मर्दों को भी जाते हुए शायद हिचकिचाहट होती होगी कि ये काम कैसे करें। तो आई एम प्राउड ऑफ माई पास्ट। आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग इन माई पास्ट। और मैम कहते हैं ना, ख़राब ज़िंदगी हो या ख़राब चीज़ें आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए, क्योंकि अब आप कुछ भी चीज़ें कर सकते हो, सबसे बड़ी बातें ये होती हैं। हाँ। कुछ भी अगर बुरा भी हो जाए तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ इसमें तो कुछ अच्छा निकाल ही नहीं। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना अलग बात है, लेकिन दिल कमज़ोर सबका होता है। मेरा दिल भी बहुत कमज़ोर है, इमोशनली वीक हूँ मैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ। अच्छा मैम, कोई ऐसी चीज़ जो आप शायद कभी भूल नहीं सकते, कोई ऐसी अच्छी यादें या फिर कोई ऐसी बुरी यादें जो आप कभी भी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकते, वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगी? जैसा भी मैंने बोला कि एंजॉय किया है मैंने पूरी ज़िंदगी को, स्ट्रगल को, और कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई। कभी कभी नाकामयाबी पे अफसोस होता था, लेकिन खुशी होती थी कि मैंने कोशिश की। आज भी मुझे लगा था कि आज शायद टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी कोशिश तो पूरी की, मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पे। और अफसोस
मुझे अफ़सोस किसी चीज़ पर नहीं है, अफ़सोस नहीं, और ना ही मुझे रिग्रेट होता है। खुशी का माहौल, खुशी ज़िंदगी का, मैं हर लम्हे को, मोमेंट को जी लेती हूँ। अभी मैं आपके साथ में बैठी हूँ, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड हैप्पी कि मैं TWF टॉक विद फील आयुष के साथ में बैठी हूँ, तो दिस इज़ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी राइट नाउ। इट विल बी ऑनर्ड फॉर मी आल्सो मैम। एंड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैम शायद आपके लिए, क्योंकि मैम व्हाट इज़ पेन, पेन क्या है मैम? शायद आपने बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि आपने एज अ करियर, एज अ सिंगल पेरेंट, एज अ लाइफ, एज अ चैलेंज आपने बहुत सारी चीज़ें मतलब करी होगी, तो आपके हिसाब से दर्द के कितने टाइप्स हैं? आपके हिसाब से दर्द क्या है मैम? दर्द मज़ा है, दर्द में है हम, किसी ने शेर कहा है, और मज़े में है हम और दर्द में मज़ा है, समथिंग समथिंग समथिंग। मज़े में हम हैं और दर्द ऐसे था, मैंने सुना है, बट बहुत अच्छा था वो जो भी। मज़े में है हम, दर्द में है हम और दर्द में मज़ा है, कुछ ऐसा। और दर्द, पेन इज़ अ ब्यूटीफुल इमोशन। पेन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन, क्योंकि दर्द आपको अलग अलग एक्सपीरियंस देता है। दर्द कभी आपको सिखा देता है कि मुझे क्यों दर्द हो रहा है इस चीज़ के लिए जो चीज़ मेरी है नहीं, या मुझे क्यों दर्द, मैं इस चीज़ के लिए दर्द क्यों महसूस कर रहा हूँ जो मेरे बारे में सोच नहीं रहा, ये मुझे हासिल नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी मुकाम हो सकता है, कोई भी स्टेज हो सकता है। आज मैं अगर अपने आप को सोचूं कि मैं जावेद अख्तर बनकर मेरे साथ 4 बॉडीगार्ड क्यों नहीं चल रहे हैं, और मुझे ये चीज़ लेकर दिल में मैं दर्द लेके बैठी हूँ, तो वो दर्द अच्छा है, मुझे वो एहसास दिलाएगा कि नहीं, आपको जावेद अख्तर का मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो दर्द इज़ ऑलवेज़ गुड, पेन इज़ ऑलवेज़ गुड। आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए अपने दर्द से। मतलब ऐसी कोई चीज़ से आप भी डरते हो? डर लगता है मुझे टूट जाने से, छोड़ जाने से, मेरे अपने जिनके मैं बहुत करीब हूँ, जिनको मैं दिल से अपना करीबी समझती हूँ, उनके दूर हो जाने से मुझे डर सिर्फ उन चीज़ों से लगता है। मुझे दुनिया में बाकी रब के अलावा किसी से मैं डरती नहीं हूँ, सिर्फ रिश्तों के टूटने से डरती हूँ। कोई ऐसा रिश्ता मैम जिसके टूटने पर आप बहुत परेशान हो? हाँ है, लेकिन डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो आपने संभाला कैसे उस टाइम पे अपने आप को, ये बता दीजिए। संभाल रही हूँ। अच्छा, अभी भी संभाल रही हो? हाँ। अच्छा, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा आपसे कि आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर को लेकर, मतलब लाइक इसी चीज़ में, या फिर आपने कुछ ही सोचा है कि हाँ इस चीज़ में फोड़ना है? अच्छा, कोशिश कर रही हूँ, आप जैसे अच्छे लोग और मिलते रहेंगे, अच्छे अगर सुनकार मिलते रहेंगे तो मैं लिखती रहूँगी। नहीं भी कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं लिखना बंद नहीं करूँगी। एज आई सेड कि मैं 8th क्लास से लिखती आ रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह लिखती रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी। अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छे लोग मिले तो और बेहतर, और नहीं तो मेरी लिखावट में कोई कमी नहीं आएगी उससे। बहुत अच्छा लिखते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लिखते हैं। थैंक यू सो मच। और अब मैम कुछ चेंज करते हैं, बहुत इमोशनल बातें हो गई, थोड़ा चेंज करते हैं जी। मैम के आंखों में आंसू आप देख सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि जो चीज़ आप महसूस करते हो ना, जो पेन जिसने महसूस करा होता है वो शायद वही जान सकता है। क्योंकि अब मैम होता है आपके साथ, पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कि ऐसा होता है मैम जब भी हम लोगों को इतने दुख की आदत हो चुकी है ना, कि अगर हमें कोई खुशी भी मिलती है ना, कि कुछ अच्छा हम काम कर लेते हैं, तो उस टाइम पे भी आंसू निकल जाते हैं कि कुछ अच्छा करा हमने, कुछ अचीव करा हमने। जितना ज़्यादा स्ट्रांग होने की हम ये करते हैं ना, एक उसको कहते हैं अतिशयोक्ति, शोशाबाजी, कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन वहीं जब आपसे कोई नरमी से बात करता है ना, तो आप वहाँ आप पिघल जाते हैं, फिर वहाँ आप रो पड़ते हैं फिर आप। अच्छा मैम, अब मैं आपसे कुछ नई चीज़ें करूँगा, रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसका आपको ना एक वर्ड में और एक लाइन में या फिर Sure. आपको उसका जवाब देना है। या मोस्ट फेवरेट शायर और कोई पर्सन? गुलजार साहब। मोस्ट फेवरेट फ्रेंड? ये तो फिर लड़ाई हो जाएगी आप बहुत सारे दोस्तों में। अच्छा, आप डिस्क्लोज करते रहिए। मोस्ट फेवरेट वर्क जो आपको बहुत अच्छा लगता हो करना? मुझे घर को लाइटनिंग बहुत अच्छी लगती है। मोस्ट फेवरेट एक्टर कोई आपका? एक्टर नसीरुद्दीन शाह। क्यों मैम? इंस्पिरेशनल के उस पे उनका जो पेन है वो तो मैम अलग लेवल पे। नहीं, नॉट अबाउट पेन, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। उनकी मूवीज़, उनकी एक्टिंग, उनका मतलब ही इज़ वेरी नेचुरल। टाइम लगा के उन्होंने ऐसा अपने आप। अगर मल्टीपल नाम लिए जाएं तो उनमें और नाम जोड़ सकती हूँ। इरफान खान जो अब नहीं रहे, नसीरुद्दीन शाह हैं, ओमपुरी हैं, जो जितने भी स्टेज से स्ट्रगल करके आए हुए हैं, निखर के आए हैं, वो एक्चुअल में आर्टिस्ट, जिसे ना आर्ट कहते हैं आप। खाली टाइम में क्या करते हो मैम आप? खाली टाइम में मैं सोचती हूँ और कोशिश करती हूँ कुछ लिख लूँ, नहीं तो सो जाती हूँ।
अच्छा, अब मैम लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला था, कुछ एक वर्ड्स में आपको और दूंगा जिसमें खाली आपको जस्ट एक वर्ड में या फिर एक लाइन में बताना है जो आप उससे आप क्या समझती हैं, लाइक मोहब्बत से मैम क्या समझते हैं आप? इजहार करते हो तो इजहार करो। सेल्फ रिस्पेक्ट। प्रायोरिटी फर्स्ट, एट फर्स्ट, सबसे पहले। कॉन्फिडेंस। मस्ट होना चाहिए। जिंदगी। खूबसूरत। डेथ। सच। पेन। मज़ा। एंड लास्ट मैम आपके नाम का क्या मतलब है? आफरीन मीन्स ब्यूटीफुल, खूबसूरत, एक्सप्रेसिव, वाह, लाजवाब, बहुत सारे मायने हैं आफरीन के। मैम मैं इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपना लास्ट कुछ सुना दें मैम, जो हमारे दर्शकों के लिए। लास्ट में अपना तो बहुत सुना चुकी। मैं जॉन एलिया साहब का एक बहुत ही खूबसूरत, हालांकि गुलजार साहब की मैं फ़ैन हूँ और सभी अच्छे शायरों को सुनती हूँ, वो अपने ज़माने के बड़े अच्छे। जॉन एलिया जी ने कराया, मतलब एंड तक जो कराया तो उन्हीं के दो शेर पढ़ती हूँ उनकी गज़ल के कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग होंगे वो जो उसको भाते होंगे। कितने ऐश उड़ाते होंगे और कितने इतराते होंगे, जाने कैसे वो लोग होंगे जो उसको भाते होंगे। वो जो ना आने वाले हैं ना, वो जो ना आने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। आने वाले से क्या मतलब, आने वाले से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। आने वाले से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। और जैसे कि आपने कहा जॉन एलिया अगर मोहब्बत की थी तो उन्होंने की थी, हालांकि सबको अपनी मोहब्बत बेइंतहा लगती है, लेकिन ये शेर, यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी क़यामत बाहों का, यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी क़यामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उसमें वो तो मर जाते होंगे। वो जो सिमटते होंगे उसमें वो तो मर जाते होंगे। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे वो लोग होंगे जो उसको भाते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 बढ़िया मैम आपने बोला, और हम लोग को बहुत खुशी हुई आपसे मतलब मिलकर, इतना सुनकर, क्योंकि शायद हम फर्स्ट टाइम इतना सुन रहे हैं और इतना अच्छा लगा मेरे को आपको सुनकर। और मैं आपका लास्ट में यही कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि टॉक थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा जाते जाते बस आप टॉक विद फील के लिए 2 लाइन आप बताएं कुछ जो आपको, आपके लिए बहुत क्या है मैम उसका रोल है आपके लिए। मेरे बहुत ही एक अच्छे करीबी दोस्त हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। अब नहीं जानती कि उनका नाम लेना ठीक है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि ठीक है मेरा नाम मत लेना, बट उन्होंने आपका नंबर, कांटेक्ट नंबर दिया। मैं आपसे मेरा राब्ता हुआ, मैं आपके पहले ऑडिशन राउंड में आई, फिर उसके बाद 3 सितंबर में आई, और आज यहाँ पर इस पॉडकास्ट में 40 मिनट्स का आपने मुझे स्पेशली विदाउट, ये सच है कि मैंने अपने तरफ से आपको किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की ये कहने की आयुष मुझे इसमें ले लो, ये कर लो। यू हैव सेलेक्टेड मी ऑन योर ओन, और थैंक यू सो मच आज का पॉडकास्ट में, 40 मिनट्स के पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। और बहुत सारी दिल की बातें मैंने जो आज तक शायद ही कहीं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कही हो, आपके थ्रू शायद बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगी। एंड थैंक यू सो मच आयुष एंड ऑल योर टीम। थैंक यू मैम आपका इतना देने के लिए, मैम इतना सोचने के लिए हमारे लिए। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट मैम ये है कि आपका आना जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया, क्योंकि आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है मैम हमको। थैंक यू सो मच। सबसे बढ़िया। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी परफॉर्मर्स या जितने भी ऑडियंस हमारे इस यहाँ तक सुन रही है हम लोगों को, इस वीडियो को, तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और लाइक सबसे ज़्यादा करना है, कमेंट करना है, क्योंकि इस चीज़ की वजह से ना आप भी हो सकता है कि एक दिन यहाँ पे आके आप मैम की तरह आप भी यहाँ पे आकर हमारे पॉडकास्ट में एक हिस्सा बन सके, ताकि यहाँ पे जब आप अपनी चीज़ें बता रहे हो तो लोग आपको भी शेयर करें, आपको भी सुने। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आफरीन जी आपका यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप भी यहाँ पे हमारे शो में आए और पॉडकास्ट का हिस्सा बने। धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग।